हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेसिकली मास कंटेनिंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। दुनिया के सभी बॉडीज़ दूसरी बॉडी को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये जो फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच लगता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वापस से वैसे फोर्स जो दो मास कंटेनिंग बॉडी के बीच लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों ने कहा कि दो बॉडी है, इसके मास हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो ऐसे वक्त में इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक और बात हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि दोनों में से जो बॉडी का मास ज़्यादा है उसे हम सोर्स मास कहते हैं, और जिस बॉडी का मास कम है उसे टेस्ट मास कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ मास कहाँ है। दो मास के बीच का पोजीशन ये डिसाइड करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। This means the force vector depending on distance or position is in the direction of unit vector of position। हमने बोला कि जैसे एक बॉडी की बात करते हैं, वो एप्पल जो है, एप्पल ज़मीन पर गिर रही है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पुल उसे नीचे की तरफ खींच रहा है। हमने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इसे डिफाइन किया कि जब दो मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होता है। दिस मीन F is proportional to m1 into m2 and this force of attraction is inversely proportional to square of the distance between the two। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैनेज करना चाहा तो हम लोग बोलेंगे F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। Withdrawing sign of proportionality we have to apply a constant. This constant is called g and F equal g m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are the mass of the particle and r is the distance between them. G is called universal gravitational constant। G is called universal gravitational constant। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G इक्वल F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन होती है ml m-1 l3 t-2। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। हमने बोला कि जब हमारे पास में दो मासेस है m1 एंड m2, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू होती है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये जो फोर्स है 1 पर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, 2 इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो 2 पर लगने वाला फोर्स ऐसा फोर्स है। और जब ऐसा हो गया तो हमने बोला जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 1 से 2 की तरफ, इसीलिए यूनिट वेक्टर इज फ्रॉम 1 से 2 की तरफ।
सिमिलरली यदि हम लोग बात करें कि यदि हम लोग सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की तरफ देखें, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन इस बार 2 पर अट्रैक्शन का फोर्स 1 इधर की तरफ लगा रहा है, इसीलिए जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। फर्दर हम लोग इसको कुछ जगहों पर थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं F21 दिस इज इक्वल Gm1 इंटू m2 इंटू मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर इंटू r। इसीलिए हमारे पास r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F वेक्टर दिस इज इक्वल Gm1 m2 इंटू a मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर, अपॉन r इंटू r स्क्वायर, दिस इज r के पावर 3। इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं, कहीं कहीं पर इस तरह से फॉर्मूला देखा जा सकता है। अब जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए देखेंगे जैसा कि हमने बोला था कि फर्स्ट पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है एंड सेकेंड बॉडी पे लगने वाला फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है, सेकेंड बॉडी 2 पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट के लिए हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, R यूनिट वेक्टर R12 दिस इज इक्वल माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R21, और इसी की वजह से F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जैसे कि अर्थ सभी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसी भी बॉडी को अर्थ अपने से रिपेल नहीं करता। नंबर 2, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये एक वीक फोर्स है जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, इसीलिए हम लोग किसी भी दूसरे बॉडी के साथ इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते। मैं बोर्ड के साथ नहीं चिपक रहा हूँ, मैं वॉल के साथ नहीं चिपक रहा हूँ, मैं फ्रीली वहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि दिस इज द वीक फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स कहने का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव फोर्स कहने का ये मतलब है कि जिसकी वजह से जो भी वर्क होता है उससे एनर्जी कंजर्व होता है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ वर्क इज डन एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नोटिस की जाती है। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, therefore we can say that gravitational force is conservative. They can operate over a very long distance. बिल्कुल, ये यदि मास ज़्यादा है तो ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये इफेक्टिव रहता है। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखें, मास या चार्ज के ज़्यादा होने से लॉन्ग रेंज फोर्स होना ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि जो हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग फोर्स, दिस इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, तो ये हमारे पास का शॉर्ट रेंज फोर्स है।